हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत ही हमारे ड्रामे के दोनों मेन लीड से होती है। शेंग अपने स्कूल क्रश हुआंग को ही प्रपोज कर रही थी। उसे इतने अरसे से पसंद करती थी, इसलिए फाइनली आज उसे मौका मिल गया था इसे अपने लव की कन्फेशन करने का। बट आगे से वो इसे रिजेक्ट कर देता है एंड ऊपर से गुस्सा भी करने लगा था कि आर यू क्रेजी, तुम्हें पता है कि मैं 4 साल जेल में बिताने के बाद आज वापस आया हूँ और फिर भी कि मैं एक क्रिमिनल हूँ, इसके बावजूद तुम अपने लव की कन्फेशन मुझसे कैसे कर सकती हो। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि इनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन ही यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही हंगामा मच गया था कि कैसे हुआंग ने एक पर्सन को मारने की कोशिश की है। इसे तो इवन की पुलिस भी पकड़ने के लिए आ गई थी और तभी इसने 4 साल जेल में बिता दिए। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वो उन्हें रोक सके, इससे पूछ सके कि सारा मामला क्या है, बट नहीं, तब तक तो बहुत ही लेट हो चुकी थी। अभी भी ये उसे यहाँ से चले जाने को ही बोल रहा होता है। ये तो जानती है कि कैसे स्कूल लाइफ में ना सिर्फ मैं बल्कि ये भी मुझे पसंद करता था। इसे तो अपने फ्रेंड्स के थ्रू ये भी मालूम हुआ था कि ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन तो हुआंग ने इसे प्रपोज करने का भी प्लान बनाया था। फिर अचानक क्या हो गया कि ये मुझसे इतना कोल्डली बिहेव कर रहा है और ऊपर से ये भी नहीं मान रहा है कि मुझे पसंद करता है। ये तो यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने वाली थी। एक पर्सन की टक्कर लगने की वजह से दोनों बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ गए थे। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे स्कूल लाइफ में ये कितने चोरी चोरी चुपके चुपके से उसकी फ़ोटोज़ बनाया करता था और ये इसे नहीं मालूम था कि इन सारी इसकी हरकतों से तो शेंग पहले से ही वाकिफ़ थी। अब ये तो इतनी आसानी से खैर नहीं जाने वाली होती है कि मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकते हो, मुझे तो पसंद करते थे ना तुम। वो तो फौरन से इसे धक्का देके साइड पे कर देता है कि अब मैंने कह दिया ना कि मेरे दिल में तुम्हें लेके कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, चली जाओ यहाँ से। और ये कहता हुआ साइड पे शेंग तो पीछे से चिखती चिल्लाती ही रह गई थी कि तुम खुद को समझते क्या हो, जानती हूँ कि मुझे पसंद करते हो बट नहीं, ये बात एडमिट नहीं कर रहे हो। खैर मैं भी इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाली हूँ, एक न एक दिन ज़रूर तुम अपने इसी मुँह से ही मुझसे अपने लव की कन्फेशन करोगे और ये बात मैं उगलवा के रहूँगी। वो भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। घर पे आके जो कि चोरी चोरी चुपके चुपके से उसके साथ अपनी ये वीडियोस बनाया करता था, वही देख रहा होता है। शेंग को पसंद तो करता ही है। जिंग जिंग तो अचानक ही इसे अपने सामने देख के एकदम सरप्राइज ही रह गया था। उसे पता चल गया था कि कैसे आज ही इसके क्रश शेंग ने इसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की हैं और इसने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो गुस्सा कर रहा होता है कि इतनी बिग अपॉर्चुनिटी थी और तुम अपने हाथ से कैसे गंवा सकते हो। अब खैर ये चाहे जो भी कह लेता है, इसकी सारी बातों का तो बिल्कुल भी हुआंग पे असर नहीं होने वाला था। अब ऐसा क्यों? रीज़न तो ये होता है कि जैसे ही जेल से वापस आया था तो इसे लेने के लिए बिग ब्रदर आए थे। इसकी फैमिली भी एक बिज़नेस चलाती है। अब इसके पापा इसकी शादी करवाना चाहते हैं शिया फैमिली में, मीन के शेंग की फैमिली में ही। अब वो ये भी जानते हैं कि ये शेंग को पसंद करते हैं और वैसे भी उनके पास मनी भी ज़्यादा सारी है, सो इनकी बिज़नेस मैरिज हो जाएगी, क्योंकि उनका बिज़नेस भी हमारा हो जाएगा। और ये नहीं चाहता था कि मैं खामखा में ही शेंग को इन सारे मामलात में घसीटूं। ये शेंग की फीलिंग्स के साथ बिल्कुल नहीं खेल सकता था कि जो मेरे पापा के प्लान हैं उन्हें तो मैं सक्सेसफुल कभी भी नहीं होने दूंगा। उस बेचारी को क्या ही मालूम कि एक्चुअली में ये उसे क्यों रिजेक्ट किए जा रहा है। बाकी 4 साल जेल में गुजारने के बाद वैसे इसकी रेपुटेशन खराब हो गई थी, सो ये खुद को यही अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं शेंग को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता हूँ। दूसरी तरफ ही हमें दिखाया जाता है कि कैसे शेंग की बेस्टी माओ माओ आके इस पे गुस्सा कर रही होती है कि मुझे खबर मिली है कि रात को तुम क्लब गई हुई थी, ज़रूर वहाँ पे अपने लिए मेल मॉडल्स को ही ढूंढा होगा ना तुमने, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया और मुझे बताया तक नहीं। वो तो अपनी बेस्टी की सोच को यहाँ पे देख के ना एकदम सरप्राइज रह जाती है कि क्या समझ रही हो, मैं रात को क्लब में गई थी बट हाँ, अपने क्रश से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए, ये नहीं कि वहाँ पे मेल मॉडल्स ही बनाती फिरूँ। वो भी कह देती है कि क्या मैं तुम्हारे क्रश को जानती हूँ, क्या हम पहले मिल चुके हैं, खैर क्या वो हैंडसम है, टॉल है। ये भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल तुम भी उसे जानती हो। अब इसे अंदाज़ा हो गया था कि अच्छा तो वो हुआंग, लेकिन वो तो जेल में था ना, अब वापस आ गया है, फिर भी तुम जाके उससे एक क्रिमिनल से, अभी भी तुम्हारा ये लव चेंज नहीं हुआ है, जैसे कि पहले करती थी, अभी भी उसे पसंद करती हो, लेकिन वो तो अब एक बैड बॉय बन चुका है। यार ये कह देती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जैसे कि तुम उसे समझ रही हो, बस लोगों को हो सकता है कुछ गलत फहमी हुई होगी। जैसा भी था उसकी रेपुटेशन अच्छी थी या नहीं थी, ये पहले इतने सालों से मिस कर चुकी थी, अब मजीद उसे खोना नहीं चाहती थी।
अब जैसे भी उसकी पर्सनैलिटी है, इसने तो हर हाल में वांग को अपनाने का फैसला कर लिया था। अब फ़ौरन से माँ माँ भी कह देती है कि ठीक है, अगर वाकई में तुम उसे पसंद करती हो और उसे पाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। बाकी अब उससे अपने लव की कन्फेशन कैसे करवानी है या कि उसे पसंद करता है कि नहीं, इस बारे में कैसे उगलवाना है, अब ये सारे मिलकर आइडियाज़ लगाने लगे थे। ये तो उसे एक लड़के फू चैन के पास ही लेकर आई होती है कि हो सकता है कि कोई हमें बेस्ट मशवरा दे देगा। अचानक ही जिंग जिंग, जो कि हुआंग का बेस्ट फ्रेंड है, इसे कॉल करता है। यही कहने लगा था कि प्लीज़ मेरे फ्रेंड को गलत मत समझना, मुझे मालूम हुआ है कि रात को तुमने कन्फेशन की और उसने रिजेक्ट कर दिया। खैर, जैसा आप समझ रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है। इवन के जिंग जिंग तो शेंग को अपनी सिस्टर इन लॉ ही कहने लगा था। और ये भी कहने लगता है कि जो आज से 4 साल पहले हुआ था, उसने उस लड़के को इसलिए मारा था क्योंकि वो एक नंबर का ठरकी था, लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था। और यही बात तो जाहिर सी बात है हमारे हीरो को बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए उसने जाके उसकी अच्छी खासी दुर्गत बना के रख दी। आप उसे गलत मत समझना, शायद कि वो यही सोचता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करता है, इसी वजह से ही उसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। ये तो अच्छे से जान गई थी कि ठीक है, अब तो मैं पक्का पक्का उसे पा के रहूँगी। अब ये लड़का फूचैन इसे एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड बनने का प्रीटेंड करें। ये सब कुछ देखते हुए ज़रूर वो जेलिस फील करेगा और अपनी फीलिंग्स तुमसे कन्फेस उसने कर ही देनी है। ये भी मान लेगा कि वो तुमसे कितना ज़्यादा लव करता है। इन दोनों ने फ़ोटोज़ बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी थी। अब जिंग दिखा रहा होता है कि ये देखो, उसने तो अपना बॉयफ्रेंड भी बना लिया और तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब ये तो इसे सारी बात समझ आ जाती है कि रात को उसने मुझसे अपने लव की कन्फेशन की और यूँ अचानक एक ही रात में एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया। ज़रूर वो प्रीटेंड कर रही है मुझे टीज़ करने के लिए, बट मैं उनके प्लान में बिल्कुल नहीं आने वाला हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद कोई भी हुआंग का रिस्पांस नहीं मिला था। अब शेंग भड़क रही होती है और अपनी बेस्टी से ही पूछने लगी थी कि अब बताओ कि मैं आगे क्या करूं, हमारा ये प्लान तो फ्लॉप हो चुका है। वो को आइडिया आता है कि कल हमारा बाइक रेसिंग कंपटीशन होने वाला है, सो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हम वहाँ पे भी यही नाटक कंटिन्यू ही करेंगे। हो सकता है कि वो जेलिस तो ज़रूर फील करेगा और तुम्हें साफ पता चल जाना है कि अभी भी तुम्हें पसंद करता है कि नहीं करता। ये तो फ़ौरन से एग्री करती है। नेक्स्ट अब हमें इनकी कंपटीशन का ही सीन दिखाया जाता है। अब जैसे ही ये यहाँ पे शेंग को लेकर आया था और सबको अपनी गर्लफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है, इस बात से तो हुआंग बहुत ज़्यादा जेलिस तो फील करने ही लगता है। बड़े मुश्किलों से ही अपने इन इमोशंस को कंट्रोल में रखता है। वो तो इवन के ये भी कहने लगा था कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, वो पहले हुआंग की क्लासमेट रह चुकी है। हो सकता है कि ये उसे जानता होगा, इन दोनों की आपस में बनती ही होगी। ये साफ मना कर देता है कि बिल्कुल भी नहीं। हालांकि मन में तो दिल कर रहा था इसका कि अभी कभी फूका सर फोड़ के रख दूँ, बट क्या करता कि चलो कोई नहीं है, कंपटीशन में तो इसे हरा सकता हूँ। जैसे कि इसके ग्लव्स पहना रही होती है, ये देख देख के तो इसका जलन के मारे और ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। फाइनली इनका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और इन दी एंड हमारा हीरो ही जीत गया था। वो तो अब फू को टीज करने लगा था कि तुम तो एक नंबर के लूजर हो। अब ये जीत गया था, इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी तो शेंग को ही हो रही होती है। अब इससे पहले कि फू कोई भी इससे लड़ाई झगड़ा करता, वो फ़ौरन से साइड पे कर देती है कि नहीं, यहाँ पे लड़ाई मत करो। अब ये भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने के बाद ही कह देता है कि हाँ ठीक है, और वैसे भी अब मैं हारूं या जीतूं इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी इतनी प्रीटी सी गर्लफ्रेंड है, इससे बढ़ के और क्या चाहिए मुझे। अब ये लोग रात को सेलिब्रेट करने का सोचते हैं कि यहाँ पे तो हुआंग जीत चुका है। अब ये भी कह देता है कि ठीक है, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड भी साथ में ही चलेंगे। वैसे मेरी इतनी ब्यूटीफुल सी गर्लफ्रेंड बन गई है, सो सबका चेयर्स करना तो बनता ही है। अब इन लोगों को क्लब में ही दिखाया जाता है। ये तो उसे अपने क्लोज ही रखता है कि देखना कैसे वो जेलिस फील कर रहा है। अब तुम्हें उसके एक्सप्रेशन से तो साफ लग रहा होगा कि देखो ये एक्सपोज हो चुका है कि नहीं हो चुका, ये तो मैं पक्का पसंद करता है। हुआंग की तो बर्दाश्त ही ख़त्म हो गई थी। वो तो शेंग का हाथ पकड़ता हुआ सा साइड पे ही लेके आ जाता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे प्रिटेंड कर रही हो, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये कह देती है कि बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या तुम्हें लग नहीं रहा है कि अगर मैं उसके साथ हूँ तो जाहिर सी बात है हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये तो अभी के अभी फूचैन से ब्रेकअप करने को ही बोलने लगा था कि वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता है। हाँ, किसी और लड़के को डेट कर सकती हो, बट फूचैन नहीं। ये कह देती है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, मेरी लाइफ है और मेरी मर्जी है कि मैं जिसके साथ डेट करूँ कि ना करूँ। वो तो बार बार ही बोली जा रहा होता है कि देखो मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है तुम मेरी क्लासमेट रही हो,
इसी रिलेशनशिप के थ्रू ही मैं चाहता हूँ कि तुम अपना एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड बनाओ, लेकिन फूचैन के जैसा नहीं, वो तो एक फ्लर्टी एंड प्ले बॉय है, तुम्हें बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता है। ये कह देती है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम तो मुझे डिज़र्व करते थे ना, हालांकि मैंने तो अपनी फीलिंग्स भी तुमसे कन्फेस की थी, फिर खुद ही मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन जाते हो। वो तो साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं, बल्कि कोई और ढूंढो अच्छा सा इंसान जिसके साथ के बाद में तुम शादी भी कर लो। ये तो साफ मना कर रही होती है कि ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, अगर कोई मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि आज के दिन ये सब मैं नाटक कर रही थी, मैं फूचैन को पसंद नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें जेलिस फील करवाना चाहती थी, इसलिए ये सब कुछ किया ताकि तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सपोज कर सकूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो कि नहीं करते हो। वो फिर से मना करता हुआ चला जाता है। मीन कि आज के दिन दूसरी बार ये बेचारी रिजेक्ट हो चुकी थी। अब ये सारा प्लान इसका फ्लॉप हो गया था कि मैंने सोचा था उसे यूँ जेलिस फील करवाऊंगी तो वो मेरे पास लौट आएगा, बट नहीं, सारा कुछ ही तो नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा होता है। रात को जैसे ही सोशल मीडिया ओपन करती है तो सारे ही नीचे पहले तो तारीफ़ कर रहे होते हैं कि वाओ ये बाइक रेसर कितना ज़्यादा हैंडसम है। ये खुश हो रही थी कि हाँ, तो मेरी पसंद इतनी ख़राब थोड़ी ना हो सकती है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अब इसे भी गुस्सा आ जाता है, जैसे कि वो 4 साल जेल में बिता के आया था कि इस क्रिमिनल को तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। ये तो उन सारे ट्रोल्स जो भी कर रहे थे उनका मुंह तोड़ जवाब देती है। जैसे तैसे करके इसने इन सारी सिचुएशंस को इधर निपटा लिया होता है, सबको बहुत ही अच्छे से रिप्लाई करती है उनका। यहाँ पे मन में भी सोच रही होती है कि ऊपर ऊपर से जितना टफ बनने की कोशिश कर ले हुआंग, उसे हर घड़ी मेरी ज़रूरत तो पड़ेगी ही सही, बाकी का आगे से क्या करना है, उसे चेज़ करना है, कैसे करना है, उसकी फुल स्ट्रेटजी बना के ही रखी होती है इसने। पहले तो जिंग जिंग को कॉल मिलाती है ये पूछने के लिए कि आखिर को हुआंग किधर पे रहता है, कि उसके नेबर में घर ले लूँगी और डेली देखा करूँगी तो देखती हूँ कि कैसे वो अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं लाता है। ये तो फ़ौरन से ही बता देता है कि उसका घर कहाँ पे है। वो तो इनके रिलेशनशिप को फुल सपोर्ट करने वाला था। ये अब उसके घर के बाहर ही आ गई थी। वो जो कि अभी अभी शावर लेके आया था, उसकी इतनी हॉट सी बॉडी को देख के पहले तो शर्मा जाती है। वो जल्दी से खुद को कवर करता है। ये उसके लिए फ्रूट्स एंड अपने हाथों से खाना बना के लाई थी। वो तो फटाफट जवाब देता है कि इन्हें वापस लेके जाओ। वो मना कर देती है कि देखो, इतने भारी सारे शॉपर्स को उठा उठा के मेरे हाथों पे भी रेडनेस हो गई है, और तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ इतनी आसानी से उठा के वापस भी चली जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक है। एंड बस ऐसे ही कहती हुई इसे कुछ भी वापस नहीं लेती, फ़ौरन से ही भाग गई। और पीछे से ये सोच रहा होता है कि मैंने अपना मन बना लिया था ना कि इस लड़की के बारे में नहीं सोचना है, मैं इसे डिज़र्व नहीं करता हूँ, वो कितनी अच्छी है। पर नहीं, ये सब कुछ करने के बाद फिर मैं इतना एक्साइटेड क्यों फील कर रहा हूँ। शेंग के पापा को उसकी टेंशन होने लगी थी कि इतना अच्छा खासा घर था और तुम छोड़ के कहाँ शिफ्ट हो गई हो। ये जैसे तैसे करके अपने पापा को मना लेती है कि आप टेंशन मत लें। और वैसे भी यहाँ पे थिएटर बहुत पास ही पड़ता है, ये एक डांस थिएटर की ही चीफ थी कि मुझे आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती थी, अब तो आसानी हो जाएगी। और इसने अपने पापा को तो मना ही लिया था। बाकी रह गई इसकी बेस्टी माओ माओ। वो भी कह रही होती है कि यार अकेले रहना डेंजरस हो सकता है, हमें कभी कभी तुम्हारे पास रहने के लिए आ जाया करूँगी, क्यों ना हम एक सीक्रेट कोड रखें, जब कभी तुम मुसीबत में हो बस उस कोड को दोहरा देना, उसके बाद मुझे पता चल जाएगा, मैं तुम्हारी फ़ौरन मदद करने के लिए आ जाऊँगी। वो भी मान गई थी कि ठीक है, जो सीक्रेट कोड रखना है रख लो। अब फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कैसे जो कि आज इसके लिए खाना बना के लाई थी अपने हाथों से, उसको ये टेस्ट कर रहा होता है। फर्स्ट टाइम इतना मज़े का खाना हुआंग को खाने का मिला था। वो तो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। खैर ऊपर ऊपर से जितना ही कोल्ड बनने का कर ले, लेकिन नहीं, मन में तो उसे नहीं भुला पाया था। अभी भी शेंग को काफ़ी सारा पसंद करता है। ये रात को नोटिस करती है कि जैसे कि इसके रूम में यहाँ पे अभी अभी ही हुआंग आया है, और आते ही वो तो इसे किस भी करने ही लगा था। अब अगले दिन इसी ड्रीम के साथ इसकी आंख खुल जाती है। अब इसे लग रहा था कि जो रात को हुआ वो तो बस एक बहुत ही प्रीटी सा ड्रीम था, जिसे कि मैं सारी ज़िंदगी नहीं भुला पाऊँगी। बाकी सुबह हो गई थी और ये तो फ़ौरन से ही वॉक करने के लिए भी आ जाती है कि मुझे तो जिंग जिंग ने बताया था कि इसी टाइम पे ही वॉक करने के लिए यहाँ पे हुआंग भी आता है, लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं है, काफ़ी लेट हो गई है। अभी उसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है। ये तो उसके पीछे ही भागना शुरू कर देती है, बट वो इतना फास्ट था, इसे क्रॉस करके वहाँ से चला ही गया था। पीछे से ये थक हार के उसे पुकारती ही रह गई थी कि अरे
मुझे कम से कम तुम्हारे पीछे तो आने ही देते, इतनी भी क्या जल्दी थी। अब वो फ़ौरन से ही आ जाता है, मीन के कहीं ना कहीं उसे भी इसकी केयर थी और ये बात तो अच्छे से ही जान चुकी होती है। अब ये भी कह रही थी कि चलो स्कूल लाइफ में हम क्लासमेट तो रहे ही सही, अगर तुम मुझे भाई अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहते हो तो कम से कम हम फ्रेंड्स तो बन सकते हैं। ये जस्ट उसका दिल जीतना चाहती थी। अगर कोई इसके दिल में क्या चल रहा है उस बारे में मुझे पता तो चले। वो साफ मना कर रहा होता है। अब इसे भी टीज करने का मौका चाहिए था। कह देती है कि अच्छा तो इसलिए मुझे अवॉइड करते हो कि कहीं वाकई में तुम्हें मुझसे लव ना हो जाए, है ना, ऐसी ही बात है ना। वो तो फुल इग्नोर करता हुआ और साथ में स्माइल भी पास करके वहाँ से चला ही गया था। शेंग को तो मौका चाहिए होता है कि बस जैसे तैसे करके मैं हुआंग के क्लोज चली ही जाऊँ, उसके दिल में फिर जगह बनाने के लिए। इवन के पहले पे उसका नंबर तो मुझे मिल जाए। उसे सोशल मीडिया पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है एंड साथ ही साथ वॉइस मैसेज भी कि जो मैंने आपके लिए खाना लेके आई थी और साथ ही साथ फ्रूट्स भी थे, उस पर पैसे लगे थे। अगर आप मुझे अपने फ्रेंड नहीं बनाना चाहते हो तो ये फेवर तो रिटर्न करनी पड़ेगी। इसका यही था कि मुझे कहीं खाना खिलाने के लिए लेके जाएगा, कुछ तो करेगा। बट वो फ़ौरन से ही वो सारे पैसे इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। एंड देन इसकी रिक्वेस्ट को भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि देख लेना, तुम एक दिन खुद गिड़गिड़ा के और नील डाउन होकर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे और दोबारा से कहोगे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं, तब तो मैं अपने पूरे पूरे बदले लूँगी तुमसे। अगले दिन इसके पापा इससे मिलने के लिए आए होते हैं। वो तो यही चाहते हैं कि ठीक है 4 साल तुम जेल में रह के आ चुके हो, तुम्हारी रेपुटेशन भी ख़राब है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस एक दफ़ा घर आ जाओ, हमारी कंपनी को संभालो। अब जैसा कि उनकी पहले ज़िद थी कि इसकी बिजनेस मैरिज शिया फैमिली में करवाना चाहते हैं मिन के शेंग के साथ, ये तो अपने पापा को साफ मना कर देता है कि आपने क्या मुझे समझ के रखा हुआ है कि मैं आपके बड़े बेटे की तरह हूँ कि जो कहेंगे बस वही बात मान लूँगा, आगे से वो सही है या गलत है इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं एक पप्पी नहीं बन के रहना चाहता हूँ और आपके रूल्स के अकॉर्डिंग क्यों लाइफ को गुजारूँ, यही सुनना था। पापा तो गुस्से में इसे थप्पड़ मार देते हैं। उन्होंने तो इसे अपनी फैमिली से ही निकाल दिया था कि आइंदा के बाद हमसे कोई भी कनेक्शन मत रखना, तुम मेरे बेटे नहीं हो। और ये कहते हुए वो तो वहाँ से चले गए थे और ये पीछे से गुस्सा कर रहा होता है कि हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी फैमिली में एंटर होने का। उल्टा अच्छा ही हो गया कि इनसे मेरी जान छूट गई, हमेशा ही मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया होता है इन लोगों ने। जिंग जिंग को तो अपने बेस्ट फ्रेंड की काफ़ी चिंता हो रही थी कि दोपहर का टाइम भी बीत गया और हुआंग क्लब नहीं आया, तो वो गया किधर। इसलिए शेंग को कॉल मिलाता है कि शायद उसे कुछ पता हो, वो उसकी नेबर है। बट उसे भी कुछ मालूम नहीं था कि वैसे भी तुम्हारा फ्रेंड कौन सा मुझसे बना के रखता है कि जो मालूम होगा कि वो कहाँ पे गया और कहाँ पे नहीं गया। पीछे से ही इसका एक और दोस्त बताता है कि आज क्लब में मैंने 2 आदमियों को देखा था जो कि हमारे बॉस से मिलने के लिए आए थे। हो सकता है कि शायद उसका भाई और उसका बाप होगा। अब इसे भी पता था कि उसकी अपने डैड से बिल्कुल भी नहीं बनती है, ज़रूर कहीं पड़ा ही होगा किसी क्लब में। ज़ाहिर से बात है परेशानी में उसने ड्रिंक तो करके ही रखी होगी। अब नेक्स्ट ही दिखाया जाता है कि उसे ढूंढते हुए फाइनली वो उसे एक बार में मिल ही गया था। अब ये उसे घर पे लेकर खुद जाना चाहती थी, वो मना कर देता है कि एक तो तुम्हें ड्राइविंग करना नहीं आता, ऊपर से मैं इतना भी ड्रंक नहीं हूँ, खुद गाड़ी चला के जा सकता हूँ, तुम बाद में कोई टैक्सी पकड़ लेना। ये मना कर रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे गाड़ी चलानी आती है, और बड़े ही एटीट्यूड के साथ गाड़ी में बैठ गई थी। उसके बार बार कहने के बावजूद भी ये अब बड़ी मुश्किलों से खैर जैसे तैसे करके गाड़ी को चलाती तो है, बट इतनी ज़्यादा स्लो होती है कि साथ में जो बच्चा साइकिल पे जा रहा था वो भी इन्हें क्रॉस कर लेता है। घर पे जाते जाते रास्ते में ये तो सो ही गया था। अब उसे सोते हुए देख के अब यहाँ पे तो इसे अपने दिल की भुड़ास निकालने का मौका मिल जाता है कि हाँ मैं मानती हूँ कि आज तुम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, बट टेंशन को भगाने के लिए कुछ मीठा सा खा लेते ना, तुम्हारी आधी टेंशन तो ख़त्म हो जानी थी, तुम काफ़ी अच्छा महसूस भी करते। वैसे भी काश कि तुम मुझे अपना मान के अपनी सारी परेशानियां मुझसे शेयर भी कर लिया करते। मैं अभी भी तुम्हारा वेट कर रही हूँ कि कब तुम मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करते हो। और ये सारी बातें तो वो सुन रहा था, वो सोया नहीं था, बस प्रिटेंड कर रहा था। अब ये फिर से उसे पकड़ के घर लेके जाना चाह रही होती है। वो मना कर देता है कि मैंने बोला था ना कि इतना भी ड्रंक नहीं हूँ कि बस तुम्हारी हेल्प मांगूँ कि तुम मुझे घर पे छोड़ो, बिल्कुल भी नहीं। और बस ऐसे इसका हाथ छुड़ाता हुआ वहाँ से चला गया था। ये पीछे से जिंग को कॉल मिलाती है कि आज तुम्हारे फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है, उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर ली थी, क्या तुम मेरी जगह पे उसे देखने के लिए जा सकते हो कि वो कैसा है।
तुम्हें उसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। वो भी फ़ौरन से कह देता है कि हाँ ठीक है, आप टेंशन मत लें, मैं अभी उसके देखने के लिए जा रहा हूँ। और जो घर पे आके सारी सी बात है, भड़क ही रहा होता है कि तुम खुद को समझते क्या हो, आज सारा दिन गायब रहे, ये नहीं कि मेरी कॉल्स का कोई जवाब दे दो, कोई भी रब्ता नहीं किया कि तुम्हारे साथ हुआ क्या क्या नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा टेंशन तो तुम्हारी शेंग को ही हो रही थी, बेचारी देखो कैसे तुम्हें घर पे भी लेके आई है। अब जो कि फ्रूट्स पड़े हुए थे, इसे गिफ्ट किए थे शेंग ने। जैसे ही खाने की ट्राई करता है, वो फ़ौरन से इसे रोक देता है कि दूर हो जाओ इनसे। वो नहीं चाहता था कि जो शेंग इसके लिए चीज़ें लेके आई है ये उसे किसी के साथ भी शेयर करे। वो अभी भी समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम बैड बॉय हो या जेल में गुजार के आए हो, तुम्हारी रेपुटेशन क्या है, शेंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो तुम इन सारी बात को अना का मसला क्यों बना रहे हो, उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो। यार वो इतनी अच्छी लड़की है, तुम्हें पसंद करती है। ये तो उसकी बोलती ही बंद करवा देता है कि देखो तुम चुप रहो, तुम्हें इन सारे मामलात के बारे में नहीं पता है। अगले दिन इसे किसी ने पार्सल भेजा था। अब इसलिए सी बात है, शेंगी थी, बहुत सारी चॉकलेट्स ही भेजी होती हैं और जिन्हें खाने के बाद अपना सारा स्ट्रेस तो तकरीबन भूल ही गया था। अगले दिन थिएटर में ये अपनी कोई डांस परफॉर्मेंस देने वाली थी और इसे यकीन होता है कि मुझे देखने के लिए ज़रूर हुआंग आएगा। इधर वाकई में हुआंग ने उस कॉन्सर्ट के लिए 2 टिकट्स बाय करवा ली थी यिंग यिंग से कह के, और ब्यूटीफुल सी इयररिंग्स भी उसे देता है कि मेरी तरफ से जाके तुम दे देना शेंग को, उसे खबर नहीं होनी चाहिए कि ये मैंने दी है। और फिर कैप पहन के थिएटर में आ ही चुका होता है कि उसकी नज़र मुझ पे ना ही पड़े तो यही बेहतर होगा। आज की परफॉर्मेंस तो इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि यहाँ पे बैठे लोग इसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इसके पापा भी आए हुए थे, उनकी आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं कि शेंग शेंग कितनी बड़ी हो गई है। अगर इसकी मॉम जिंदा होती ना तो वो कितना ज़्यादा खुश होती। ये भी दूर बैठा उसे एडमायर ही कर रहा था। अब जैसे यहाँ से वापस जा रहे होते हैं, अचानक ही शेंग की नज़र पड़ गई थी हुआंग पे और यही कह रही होती है कि वैसे तुम कहते हो मुझे पसंद नहीं करते हो, बट यहाँ पे मेरा कॉन्सर्ट देखने के लिए आए, अब मैं इसे क्या ही समझूं। इन दोनों को छोड़ के अब वो तो इसकी बेस्टी माओ माओ का हाथ पकड़ता हुआ यिंग तो साइड पे ही चला गया था और ये पीछे से उसे अवॉइड करके जाने लगता है कि ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए तुम्हारी डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए आया, कि सारे लोग तुम्हें पसंद करते हैं इसलिए थिएटर में इतना ज़्यादा रश था। खैर उसका दिल तो जैसे तैसे करके इसने तोड़ना ही था कि इतनी आसानी से तो ये गिव अप नहीं करने वाली है। यहाँ पे तो उसे चीप भी कह देता है कि इतनी ट्राइयाँ करने के बाद भी मैं तुम्हें ना किए जा रहा हूँ, बट तुम्हें तो बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये सुन के अब इसे भी गुस्सा आ जाता है कि क्या मैं इतनी कोशिशें करती रही इसका दिल जीतने के लिए और इसने मुझे यूँ चीप कह दिया। अब की बार तो वाकई में उसे बहुत ज़्यादा ही हर्ट फील हुआ था। वो इसे खुद से दूर करती हुई रो के वहाँ से चली जाती है। सारी बात का अपने फ्रेंड्स को भी इसने बता दिया होता है कि क्या देखो मेरी इस मेहनत का उसने क्या सिला दिया है, मुझे चीप कह दिया, क्या उसकी नज़रों में मेरी इतनी वैल्यू है। अब इसके फ्रेंड्स इसे तसल्ली दे रही होती हैं कि यार ऐसी बात नहीं है, खैर तुम ना अब कभी भी उसके पीछे मत जाना और उसे बुलाना भी मत, ये कह के अब वो इसे कुछ हौसला देने की कोशिश करने लगे थे। अब दूसरी तरफ ये सारी बातें इसने बोल तो दी थी, बट इसका दिल खुद काफ़ी ज़्यादा ही दर्द महसूस कर रहा होता है कि अब मैं क्या करता अगर उसे इतने सारे बैड वर्ड्स ना बोलता, तो उसने भला मुझ पे गिव अप नहीं करना था। अब ये सब कुछ कहने के बाद वो मेरे पीछे तो नहीं आएगी ना। अब जो इयररिंग इसने उसे देनी थी वो वाली भी वापस लेके आए होते हैं। यहाँ पे ये तो गुस्सा कर रहा होता है कि देखो तुम मान क्यों नहीं लेते हो, वैसे भी आज जो तुमने हरकत की है ना, इस बात पे तो मुझे भी बुरा लग रहा है, तुमने शेंग के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये भी आगे से भड़क जाता है कि अच्छा मैंने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया। अब इतनी आसानी से मेरे पीछे तो नहीं आएगी ना। कब से ही देखो मैं जब भी मेरे क्लोज आती है मेरा दिल करता है कि मैं उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लूं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूं ना। एक तो मैं उसे टॉय नहीं बना के रखना चाहता हूं कि जैसे मेरे पापा कहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं, उसके बाद उसे जितना भी यूज़ करते फिरें, बिल्कुल भी नहीं, उसका यूज़ तो करना ही नहीं है मैंने। और बाकी वैसे ही देखो मेरी रेपुटेशन कितनी ज़्यादा ख़राब है, सारे लोग अगर हम एक हो भी जाएँ तो कितनी बातें बनाएंगे। उसके पापा ने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है। मैं तो मेरी यही विश है कि वो एक बहुत ही अच्छे लड़के से शादी कर ले, मैं हमेशा बस उसकी यादों में ही अपनी ज़िंदगी गुजार दूंगा और दूर से उसे प्रोटेक्ट करता रहूँगा। अब इसकी बातें तो इसके फ्रेंड की समझ में नहीं आने वाली थी कि ये देखो ज़रा इसकी सोच तो चेक करो, जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए कुछ ड्रिंक करने के लिए आई होती है कि कुछ बेहतर महसूस करूं, बट यहाँ पे जिस भी लड़के को देखती है उसमें तो इसे सिर्फ और सिर्फ हुआंग ही नज़र आ रहा था। लेकिन करीब आने पे वो कोई और लड़का ही होता है। इधर जैसे ही कोई सॉन्ग सिंग कर रही थी
जो कि इसी बार में पहुंचा हुआ था। हुआंग भी उसकी नज़र पड़ जाती है। अब दोनों ही पास्ट के मेमोरीज में भी खो गए थे कि कैसे वो सीक्रेटली इसे पसंद करता था और दोनों कितने ज़्यादा क्लोज थे। और इसने कैसे सोच के रखा था कि हमारा फ्यूचर साथ में होगा, मैं इसे प्रपोज करूँगा, हम साथ में खुश रहेंगे। बट नहीं, उस मनहूस लड़के की वजह से जिसकी कि इसने पिटाई लगाई थी कि मुझे जेल जाना पड़ा और मेरे सारे अरमानों पे पानी फिर गया। ये तो उसे देख के यहाँ पे तो रोती हुई जाने ही लगी थी। अब जैसे ही फू की नज़र पड़ती है, वो आते ही मुक्का मार देता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हें पता है कि शैंग को कितना दर्द महसूस करना पड़ रहा है? नहीं नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो बहुत ही बैड बॉय हो। अब ये लोग तो उससे निमट ही रहे होते हैं कि ये जैसे ही साइड पे आई थी तो ऐसे ऐसे फील होता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। फ़ौरन से कॉल मिलाती है अपनी फ्रेंड को, बट उससे पहले ही उस बंदे ने इसे किडनैप कर लिया था और कहीं दूर वाली जगह पे ही लेके आ गया होता है। अब ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिसके कि आज से 4 साल पहले मार मार के हुआंग ने इतनी दुर्गत बनाई थी कि इसकी टांग एक तो काम करती ही नहीं है। अब ये तो यही कह रहा होता है कि बदला तो मैं हुआंग से लेना चाहता हूँ, बट इस सब की जिम्मेदार तुम भी हो, तुम्हें भी मैं सबक सिखा के रहूँगा। वो कह रही होती है कि मैंने क्या किया जो आप मुझसे अपना रिवेंज लेना चाहते हैं, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। अब वो कह देता है कि सारा का सारा कसूर तो है ही तुम्हारा, क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी वजह से ही हुआंग ने मेरा ये हाल किया था। एंड इसी के साथ फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि स्कूल में जब वो एक दफ़ा अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी तो पीछे से ये उसकी पिक्चर्स से बनाने लग गया था और जो कि प्रपोज करने वाला था। थोड़ी देर बाद ही ये फिर हुआंग की नज़र पड़ गई थी। उसे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था इस पे। उसने जू की अच्छी खासी पिटाई भी लगा दी थी, एक टांग तक की इसने ऐसी जख्मी की कि जिसके बाद कि वो टांग इसके काम ही नहीं कर पाई। ये पूरी स्टोरी सुन के एकदम सरप्राइज रह जाती है कि ओह, जो कि हुआंग 4 साल पहले जेल में गया था उसके पीछे का रीज़न मैं ही थी और इस बारे में हुआंग ने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कैसे मुझसे इतना ज़्यादा लव करता था, इवन कि इसकी रेपुटेशन को बचाने के लिए कि सारे लोग इस पे बातें बनाएंगे, कहीं उन पिक्चर्स के बारे में कोई बात ना करे, उसने पुलिस तक को नहीं बताया था कि इसका कसूर क्या था। बस ऐसे ही चुप रहा कि जैसे कि उसे गुस्सा आया इस लड़के पे, मिन पे, जू पे, और उसने इसकी जाके दुर्गत बना दी। 4 साल जेल में बिताना प्रेफर किया। ये नहीं किया कि इसकी रेपुटेशन के लोग इसके बारे में क्या कहेंगे, किसी को सारी सच्चाई के बारे में बता दूं। यार यहाँ पे जैसे तैसे करके यही बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जैसे कि वाकई में हुआंग मुझे पसंद करता है? बिल्कुल भी नहीं। अब चूँकि सारी इन्वेस्टिगेशन तुमने कर ही ली होगी, तुम्हें मालूम होगा कि मैं उसे 2-3 बार प्रपोज कर चुकी हूँ, बट उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया हुआ है। ये तुम्हारी गलतफहमी होगी कि वो मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आएगा। ये भी कह देता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो तुम्हें बचाने के लिए आए। वैसे तो मैं हुआंग को हर्ट करना चाहता था, लेकिन मुझे यकीन है कि वो ज़रूर तुम्हें पसंद करता होगा। उसे ऐसे मारने में मज़ा नहीं आएगा। जब उसे पता चलेगा कि मैं जिस पर्सन के वो उसे लव करता है, मैं उसकी कितनी बेरहमी से मार रहा हूँ, तब उसे ज़्यादा दर्द होगा और तभी मुझे भी मज़ा आएगा ना, उसे दर्द में कुढ़ाते हुए देख के। ये सारे ही टेंशन में आ गए थे कि अभी तो इसी बार में मौजूद थी, तो पता नहीं अचानक शैंग गई तो गई कहाँ पे। अब ये बार बार कह रही होती है कि देखो, अब तुम चाहे मुझे मार दो या ना मारो, इस बात से हुआंग पे कोई असर नहीं होने वाला है। बस एक बहाना था, ये कॉल मिलाना चाहती थी, ये मेरी बात करवाए, उन्हें कुछ तो खबर हो कि मैं किधर हूँ। अब ये भी कॉल फाइनली मिला देता है कि ठीक है, हुआंग से बात करो कि अभी वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आए। अब जैसे ही वो कॉल पिक करता है, ये जो कि सीक्रेट कोड था अपनी बेस्टी का, अब ऐसे तो नहीं कह सकती थी कि मुझे हेल्प करने के लिए फ़ौरन से इस जगह पे आ जाओ। कुछ एड्रेस का आइडिया इसने उन लोगों को दे दिया था और साथ में वो जो कि सीक्रेट कोड था, ये सीनरी इज़ सो ब्यूटीफुल, यही सुनना था। अब इसे तो पता चल जाता है। माओ माओ सबको कहने लगी थी कि वो मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। अब जो कि इतनी देर वो कॉल पे रहे थे, इसके पापा को भी खबर मिल गई होती है कि कैसे किसी ने इनकी बेटी को किडनैप कर लिया है। सारे ही टेंशन में होते हैं। ये तो खुद अकेले ही भागना शुरू कर देता है और जल्दी में जाते जाते रास्ते में हुआंग का एक्सीडेंट भी हो गया था। लेकिन फिर भी इसे खुद से ज़्यादा तो उसकी चिंता हो रही होती है कि शैंग को कोई नुकसान ना पहुँच जाए। ये बदतमीज़ी कर रहा होता है कि अब मैंने इरादा चेंज कर लिया, हुआंग को मैं मारूंगा लेकिन बाद में, पहले क्यों ना उसकी गर्लफ्रेंड को अपना बना लूँ। ये बेचारी जैसे तैसे करके यहाँ से भागना चाह रही होती है, वो उसे पकड़ लेता है इससे पहले कि मज़ीद उसके साथ कोई ज्यादती करता। तभी हुआंग पुलिस को लेके यहाँ पे पहुँच आया था। ये बेचारी तो बेहोश ही हो गई थी। इतना सब कुछ देखने के बाद वो अब इसे कैरी करके हॉस्पिटल लेके आता है और हॉस्पिटल में जैसे ही शैंग की आँख खुली थी, वो तो उठते ही पहले सारे लोगों से पूछने लगती है कि हुआंग कैसा है।
वो तो एकदम हैरान रह जाते हैं कि तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, उसकी वजह से ही तुम मुसीबत में पड़ी हो। अकेली तब बाहर से निकलने की कोशिश की थी ना तुमने, अभी भी तुम्हें उसका ही ख्याल है। अब जो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि जैसा आप समझ रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है कि उस बंदे ने हुआंग की वजह से ही मुझे किडनैप किया और मुझसे अपना रिवेंज लेना चाहता था, ऐसा नहीं। आज से 4 साल पहले कैसे जब वो जेल में गया था, उसके पीछे का रीज़न भी मैं ही थी, क्योंकि उस डर्टी बॉय ने मेरी गलत पिक्चर्स क्लिक करने की कोशिश की थी और मेरी रेपुटेशन ख़राब ना हो इसलिए उसने ना सिर्फ उस बॉय की अच्छे से दुर्गत बना दी थी, पुलिस के सामने भी चुप रहा था ताकि उन पिक्चर्स की वो बात ही ना करे। यही सब कुछ सुनना था। डैड को भी एहसास हो जाता है कि हम ऐसे ही खामखा में हुआंग को गलत समझते हैं, बट नहीं, वो तो एक गुड बॉय था। अब फाइनली उन्होंने इसे अपनी बेटी से मिलने की इजाज़त दे दी थी और इसे देखते ही वो तो फ़ौरन से इसे हक कर लेती है कि क्या आपको पता है मैं कितना ज़्यादा डर गई थी कि मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा और मैंने आपको इतना ज़्यादा मिस भी किया था। वो अपोलोजाइज़ करता है कि इतने अरसे मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स को छुपाता आया, बट अब मज़ीद नहीं छुपाऊँगा। और उसने फाइनली इसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया होता है और दोनों एक हो ही गए थे। कुछ अर्से बाद ही जिंग जिंग इसके पास शिकायत लेके आता है कि जब से भाई तुम रिलेशनशिप में आए हो तब से तो हमें भूल ही गए हो, मेरी भी कोई सेटिंग करवाओ, हम सिंगल लोगों के बारे में भी कुछ सोचो, एकदम सेल्फिश ही निकले ना तुम। और बाकी हमें इतना भी मालूम हो जाता है कि जो कि हमने फर्स्ट देखा था कि कैसे जब वो इसके रूम में आया था, मीन के हुआंग शेंग के रूम में गया था घर पे, उसने समझा था कि शायद वो ड्रीम देख लिया, बट नहीं, वो रियल ही था। वो उसके रूम में जाके वो जो कि इंटीमेट हुए थे वो सब कुछ रियल था, उसका ड्रीम नहीं था। लेकिन इस बारे में तो बिल्कुल भी मालूम नहीं होता शेंग को। अब इधर इससे पहले कि इन्हीं सारे मामलात को लेके और ज़्यादा डिस्कशन करते, ऊपर से ही शेंग आ जाती है कि क्या बातें हो रही हैं। दोनों ही साइड पे हो गए थे। अब क्लब के जो भी सारे मेंबर्स होते हैं वो सबको अपनी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है कि आज से ये आप लोगों की भाभी हैं। वो भी खुश थे कि फाइनली हमारे बॉस को उनका प्यार मिल ही गया। ये तो चुपके से इसकी पिक्चर्स भी क्लिक करता ही रहता है, जैसा कि हमेशा से इसकी आदत थी। और इन दोनों को साथ में देख के ये जो कि सारे ही के सारे सिंगल्स होते हैं, इन्हें काफ़ी ज़्यादा ही टीज़ करने लगे थे। यहाँ पे ये तो शर्मा जाती है। जिंग जिंग तो अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए गिफ्ट भी लेके आया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि कॉन्डम्स ही होती हैं। और ये देख के इससे पहले कि शेंग की नज़र पड़ती, फ़ौरन से इसने उन्हें छुपा दिया था। रात को मिलके मूवी देखने का प्लान बनाते हैं, बट साथ में इंटीमेट भी हो ही गए थे। अब अचानक इसे याद आता है कि ओहो, मुझे अपना बदला तो लेना ही है कि कैसे ये मुझे बार बार ही रिजेक्ट करता रहा। मेरी फीलिंग्स को तो इसने पहले समझा ही नहीं कि हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरे भले के लिए तुम मुझे रिजेक्ट करते आए थे, कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करती हूँ, बट ये सब क्या कि मुझे चीप तक कह दिया। और इस बात की अब अपोलोजाइज ही कर रहा होता है कि हाँ यार, मेरा ही कसूर है। अब इतनी आसानी से तो गिव अप नहीं कर रही थी ना, तो इसलिए मुझे वो सब कुछ बोलना पड़ा। मैं माफ़ी मांगता हूँ ना, आइंदा के बाद कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। वो इतने प्यार से बोल रहा होता है कि ये तो फ़ौरन से उसे हक कर लेती है एंड देन किस भी करने लगी थी। नेक्स्ट डे तो जल्दी ही हुआंग की आँख खुल गई थी और वो अपने हाथों से ही शेंग के लिए खाना बना रहा था। कितना स्वीट एंड केयरिंग बॉयफ्रेंड है ना। वो तो इसके साथ जो कि मिलके पिक्चर्स वगैरह क्लिक करती है, इसने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी थी और सारे इनके कपल की तारीफ़ कर रहे होते हैं। ये दोनों तो जो कि इतने अरसे जुदा रहे थे, अब साथ में अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। बाद में इसे थिएटर में से तो पिक करने के लिए आ ही जाया करते हैं, जो कि इसकी फ़ैन गर्ल्स थी। इसके साथ ही एक बॉय को देख के पूछ लेती हैं कि ये कौन है, तो फ़ौरन से ही बता देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, क्योंकि उसे अब कोई भी शर्म नहीं थी कि सबको मालूम हो जाना चाहिए कि हम रिलेशनशिप में हैं। बाकी ये तो उसे कह देते हैं कि आज मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आऊँगा, सो रेडी रहना। नेक्स्ट सीन में ही दिखाया जाता है कि जैसे काफ़ी सारे गिफ्ट्स को लेके हमारा हीरो इसके पापा के पास आ गया था। पापा इसे स्टडी रूम में ही लेके चले जाते हैं और पीछे से इसका भाई चैन तो कह रहा होता है कि मैं तो बिल्कुल भी तुम लोगों के रिश्ते के हक़ में नहीं हूँ। ठीक है, माना कि उसने तुम्हारे साथ जो भी किया भाई तुम्हारी वजह से ही वो जेल में गया, बट नहीं, वो लड़का मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पापा ने पता नहीं उसे स्टडी रूम में बुलवाया, तो बुलवाया भी क्यों है। इधर ये कह रहे होते हैं कि आज से कुछ टाइम पहले तुम्हारे पापा भी तुम्हारा मैरिज प्रपोजल लेके आए थे मेरी बेटी के लिए, बट वो तो यही चाहते थे कि हम लोगों के बीच कोई बिजनेस हो, एक प्रोजेक्ट पे उनकी नज़र थी। मीन कि शायद वो दौलत की खातिर ऐसा करना चाहते थे। तुम भी बिल्कुल अपने बाप की तरह ही हो। ये तो साफ मना कर देता है कि नहीं अंकल, लगता है आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मुझ में और मेरे पापा में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शेंग का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। बाकी आपका जो बिज़नेस है, जो प्रॉपर्टी है, मुझे इन सारी बातों की कोई भी चिंता नहीं है।
अब जैसे भी है शेंग, मुझे हर हाल में कबूल है। अगर वो थिएटर चलाती है नहीं चलाती है, मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ फ्यूचर में। उसकी मर्ज़ी है, जो भी करना चाहे कर सकती है, मैं कभी भी उसे रोकू टोकूंगा नहीं। और यही सुनना था। यहाँ पे डैड रिलीफ फील करते हैं कि मेरी बेटी के लिए तो यही एकदम परफेक्ट पार्टनर है। उन्होंने इन दोनों के ही रिश्ते को अप्रूव कर दिया था। इसी बात से ही सबसे ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। बाद में ये जैसे उसे प्यार से देख रही होती है तो वो पूछ लेते हैं कि वैसे मुझे इतना ज़्यादा एडमायर क्यों कर रही हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जब ये उसके पापा से बात कर रहा था तो चुपके से सारी बातें शेंग ने भी सुन ली थी। उसे तो और ज़्यादा प्यार आया था कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है। यार यहाँ पे थोड़े बहुत तो नखरे भी दिखाती है कि अच्छा तो तुमने तो मेरी मैरिज का प्रपोजल मेरे डैड से ही जाके मांगा है, मुझे तो प्रपोज नहीं किया, तो मैं इतनी आसानी से हाँ कैसे कह दूँ शादी के लिए। वो भी कह देता है कि अच्छा तुम्हें हिम्मत है कि मुझसे शादी करने से इनकार कर सको। नहीं, ऐसा नहीं कर पाओगी तुम। बाद में इसकी बेस्टी काफ़ी ज़्यादा ही आज इमोशनल हो गई थी। इवन के बार में आकर ड्रिंक भी कर लेती है टेंशन में कि जब से तुम्हारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है हुआंग के साथ, मुझे तुम बिल्कुल भूल ही गई हो। क्या अब मैं तुम्हारी बेस्टी नहीं रही हूँ क्या? अब अपनी बेस्टी की यही बातें सुननी थी। वो तो बार में से पिक करने के लिए आ गई थी और यहाँ पे एक ठरकी बंदा बैठा होता है जिसकी कि इन दोनों लड़कियों पे ही नज़र थी। इसे एहसास हो जाता है कि यहाँ पे ख़तरा है। जल्दी से कॉल मिलाती है हुआंग को कि प्लीज़ हमें यहाँ पे पिक करने के लिए आ जाओ। ये तो मज़ीद उससे बदतमीज़ी किए ही जा रहा होता है। यहाँ पे तो उसने अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को भी बुलवा लिया था। अब इससे पहले कि इनके साथ और छेड़खानी करता, पीछे से ही एक बॉटल उठा के उसने सर पे ही दे मारी थी। अब ये मुसीबत में होती और हमारे हीरो हेल्प करने के लिए ना आता, ऐसे कैसे हो सकता था। अब थोड़ी बहुत तो चोट जो कि इसे रोक रही होती है कि इसे मत मारो, यहाँ पे तो इसके हाथों पे ही लग गई थी। वो उसे तो यही सबसे ज़्यादा रिलीफ फील हुआ था कि शुक्र है कि आप टाइम पे आ गए, वरना मेरा और मेरी बेस्टी का क्या बनता। वो तो इसे उठाता हुआ सीधा हॉस्पिटल लेके आता है। यहाँ पे नर्स ने इसके हाथ पे पट्टी कर ही दी थी। दोनों ही अब बातें कर रहे थे कि कैसे आज जो कुछ भी हुआ सारे इन्हें ट्रोल कर रहे हैं। और इवन के रिपोर्टर्स ने भी इन पे नज़र रखी ही होती है। खैर थिएटर की वजह से तो यहाँ पे शेंग का काफ़ी बड़ा नाम था कि सारे इनके बारे में बुरा मत बोलें। और जैसे ये उसे पकड़ के किस करती है तो रिपोर्टर्स ने इनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी और सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली सी बात है फ़ौरन से ही अपलोड कर दी होती हैं। अब तो सारे इनके कपल की भी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि वैसे इनका रिलेशनशिप इतना भी बुरा नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। घर पे आने के बाद पहले तो उससे प्रॉमिस लेती है कि फ्यूचर में जो कुछ भी होगा आपने हर हाल में सारी बातें मुझसे शेयर करनी है एंड दूसरे नंबर पे कभी भी कोई फाइट नहीं करनी है। देखा ना, हमेशा ही ना आप अकल से काम नहीं लेते हो, स्टूपिड सी हरकतें करते हो। इन सारे मामलात को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सुलझाया जा सकता है ना। अब यहाँ पे तो वो हुआंग से पिंकी प्रॉमिस लेना चाहती है कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे ना, वरना कि मैंने आपसे शादी नहीं करनी है। वो कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझसे ही शादी करोगी, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा। अब जैसे ही अगले दिन थिएटर में अपना कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आई होती है तो पीछे से अब बिग स्क्रीन पे हमारा हीरो ही से शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। वो तो उन सारी प्लेसेस पे जाता है जहाँ पे ये स्कूल गई थी, उसके बाद कॉलेज गई। वो अपने सारे ही जो भी मोमेंट्स थे इसके साथ बिताना चाहता था कि माना कि बचपन में मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मेरी तो यही विश थी कि काश हम बचपन में ही मिले होते, तो तब और ज़्यादा कितना अच्छा हो जाता ना। वैसे भी 7 साल हो गए थे इन्हें कि ये एक दूसरे को पसंद करते थे, बट ये अभी अभी हुआ था कि एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस किया और एक्सेप्ट की। अब ये तो ये भी कह रहा होता है कि काश अगर वो इंसिडेंट ना हुआ होता तो कब के हम एक हो ही चुके होते। और ऑफिशियली इसका हाथ मांग लेता है और ये सब कुछ देख के इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मना भी कैसे कर सकती थी, ऊपर से इसके पीछे से बेस्टी ने आके वो वेडिंग बो लगा दी थी। उसे तो खुशी हो रही होती है कि मेरी बेस्टी को तो इसका प्यार मिलने जा रहा है। बाहर ही अपने सारे फ्रेंड्स को लेके वो पहुंचा हुआ था इसे मैरिज के लिए प्रपोज करने के लिए। और इसका ये रोमांटिक सा प्रपोजल तो शेंग को बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। उसने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसे ही मिनके जो मुझे इतना ज़्यादा इग्नोर किया करता है आके सबके सामने मुझे शादी के लिए प्रपोज करेगा। वो अब इसे बाइक पे बिठाता हुआ सैरें करवाने के बाद ही एक ब्यूटीफुल सी प्लेस पे लेके आता है कि अब तो हम फाइनली एक हो ही चुके हैं ना, हमें कोई नहीं है जुदा करने वाला। जैसे घर पे ड्रॉप करने के लिए आया था, इसे यहाँ पे रुकने को ही बोल रहा होता है कि मैं तो अभी से ही मिस कर रहा हूँ।
प्लीज़ मत जाओ ना, आज के दिन हम साथ में ही बिताएंगे। अब जैसे उसके क्लोज आता है, पीछे से इसका भाई आके उसे रोक देता है कि मैंने अभी आप लोगों के रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं किया। ये अपने भाई से कहती है कि प्लीज़ इसे झगड़ा मत करें, अब वैसे भी डैड मान गए हैं तो आप भी मान जाए ना। शेंग के जाने के बाद ही ये तो हुआंग को अपने आड़ों हाथों लेता है कि जो थोड़ी देर पहले मेरी छोटी सिस्टर के साथ प्रोमिस कर रहे थे, क्या सच में उसे लेके सिंसियर हो या फिर दिल बहलाने के लिए कर रहे हो। वो कह देता है कि मैं उसे वाकई में पसंद करता हूँ और सारी ज़िंदगी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अब आप भी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें तो बेहतर हो जाएगा। खैर फाइनली वो मान ही गए थे और इसी बात की तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है यहाँ पे शेंग को कि अब तो कोई नहीं है ना कि हमारे बीच में आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करे बाद में घर पे, जो इसके पास आज तक इसने जो भी मनी वगैरह कमाई थी और इसके नाम जो भी प्रॉपर्टी वगैरह होती है वो सारी की सारी शेंग के नाम करना चाहता है कि मैं तुम्हें अपनी सिंसेरिटी ही शो करवा रहा हूँ। ये सब कुछ तुम्हारा है, मर्जी से जहाँ चाहे खर्च कर सकती हो, तुम्हारे मुकाबले में तो ये बहुत थोड़ा है। वो कह देती है कि अच्छा ये सब कुछ मेरे नाम तो कर रहे हो, अगर कल को मैं मुकर जाऊँ और तुमसे शादी ना करूँ, किसी और से कर लूँ, तो वो कह देता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर वाकई में किसी और को पसंद कर भी लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी लाइफ में अब कोई भी पछतावा नहीं रहेगा, ये सब कुछ वैसे तुम्हारा ही है। अब जैसे वो उसके रूम में आया था तो इतने स्टिकी नोट्स को देख के उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ओहो, तो मुझे चेज़ करने के लिए ये क्या क्या प्लान बनाती फिर रही थी। इसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। आज की रात तो वो इसके घर पे ही रुक गया होता है। बाकी जो कि इसके नाम के उसने टैटूज़ वगैरह बनवाए हुए थे वो सारे उसे दिखाता है और दोनों रोमांटिक सी नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन वो इसे कह देती है कि वैसे हमारी शादी पे अगर आप अपनी मॉम को बुलवाना चाहते हैं तो बिल्कुल बुलवा सकते हैं। इसकी मॉम की डिवोर्स हो गई हुई थी और वो अब्रॉड चली गई थी। अब तो खैर उनकी शादी भी हो गई हुई होती है और आगे बच्चे भी थे। इसके डैड का सलूक इसकी मॉम के साथ अच्छा नहीं था, हमेशा ही उन पर हुक्मरानी करना चाहते थे और यही बात उन्हें ज़्यादा इरिटेट करती थी। ये तो यहाँ पे उसे ये भी कहता है कि वैसे अगर मैं चाहता तो मॉम के साथ जा सकता था, बट मैंने उनकी लाइफ में ज़्यादा मज़ीद ट्रबल्स को ना ही क्रिएट करने का सोचा कि ऐसे ही मेरे नाम पे बाद में डैड उन्हें परेशान करते रहेंगे। वो अपनी लाइफ में खुश हैं, जहाँ कहीं भी हैं, मैं उन्हें तंग नहीं करना चाहता हूँ। बाकी डैड से तो इसने अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया था, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो किधर हैं किधर नहीं है। बस अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ शेंग है, तो मुझे किसी और की ज़रा भी परवाह नहीं है। इसने अपना चेकअप करवाया था, जिसके बाद इसे खबर मिलती है कि प्रेगनेंसी में फ्यूचर में इसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये जेनेटिक था, इसकी मॉम को भी यही मसला था। इसकी मॉम की डेथ भी इसी डिजीज़ की वजह से ही हुई थी। जब उन्होंने शेंग को जन्म दिया था उसके बाद ही उनकी डेथ हो गई। खैर ये नहीं चाहती थी कि वैसे उसका भी तो दिल करता होगा हुआंग का कि कभी हमारे बच्चे हों। खैर ये सारी बातें तो उसने उससे छुपाने का ही फैसला कर लिया होता है कि मैं तो इस बार मैं बिल्कुल भी उसे नहीं बताऊंगी। इसने तो शादी के लिए ड्रेसेस देखना भी शुरू कर दी थी, बट अचानक ही जैसे ही वो बच्चों की बात करती है ये तो एकदम दंग रह जाता है और ये कहने लगा था कि अभी इन सारे मामलात के बारे में हम डिस्कशन नहीं करते हैं, शादी के बाद देखा जाएगा। और वैसे भी अगर हमारे बच्चे ना भी हुए तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली मेरे डैड ने कॉल करके इसने सारी बातें ज़ाहिर सी बात है डैड से शेयर की होती हैं। सो उन्होंने फिर हुआंग को बता दिया था कि कैसे ये भी अपनी मॉम की तरह इसे भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ मुश्किलात हो सकती हैं। वो नहीं चाहता था कि ठीक है अगर हमारा बेबी ना भी हुआ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस एक दफ़ा तुम मेरी हो जाओ, बस तुम ठीक हो जाओ ना, उसके बाद हम अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे। इतनी भी क्या जल्दी है। उसे यकीन था कि ये ज़रूर ठीक हो जाएगी, हम इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाएंगे। नेक्स्ट डे अब हमें इनकी वेडिंग का सीन दिखाया जाता है। पापा ने अपनी प्यारी एंड लाडली बेटी का हाथ हुआंग के हाथ में दे दिया था। दोनों रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और यहाँ पे पापा थोड़े बहुत इमोशनल भी हुए बैठे थे कि अगर शेंग की मॉम जिंदा होती और आज अपनी बेटी की शादी को देख के कितना ज़्यादा खुश होती ना कि उन्हें एकदम एक बहुत ही अच्छा सा दामाद मिला और ये तो अपनी बेटी के लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर है। और बस आफ्टर सम रिचुअल्स इनकी शादी हो ही गई होती है एंड सारी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड इसी के साथ ही हमारे इस क्यूट एंड स्वीट से ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज़ आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।